आप सभी को नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त महेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 14,000 जी हाँ 14,000 क्वेश्चंस जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से संबंध रखते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं या जो अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको आपके साथ शेयर या डिस्कस करेंगे। उसी कड़ी में आज हम हमारा पहला लेक्चर लेकर के आए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस, जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो पीछे कुछ प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज इन एम्स, नीट्स, पीएमटीज और जेईई के अंदर आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ न कुछ गेन करेंगे और हमारी ये जो वीडियो सीरीज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली यहाँ से आप कुछ न कुछ गेन करेंगे, नो डाउट। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक सीरीज फॉर द नीट और जेईई फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर, है ना। कह रहा है कि बेसिक कैरेक्टर जो है ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड का, ये चार आपके पास ऑप्शन, इसमें से किस ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो देखो, क्वेश्चंस को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं अबाउट ऑक्साइड्स। ठीक, और ऑक्साइड में भी अगर यहाँ मोनोऑक्साइड की बात इसने की है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मोनोऑक्साइड की बात आती है ठीक, तो मोनोऑक्साइड में ये जो ट्रांजिशन सीरीज है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मोनोऑक्साइड हैं सारे। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में SCO मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं बनता कभी भी। तो एक बात आपके पास एक नई आई है इस क्वेश्चन के अलावा, एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि SCO स्कैंडियम मोनोऑक्साइड कभी फॉर्म नहीं होता है। ओके, SCO मोनोऑक्साइड डज नॉट फॉर्म। ओके, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास ऑक्साइड के, खाली ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर पूछता है या फिर आपसे क्या पूछता है, बेसिक कैरेक्टर पूछता है, आइदर सामने वाला एसिडिक कैरेक्टर के लिए बोलता है आपको या फिर बेसिक कैरेक्टर के लिए बोलता है, तो आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा साइज। पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरी जो बात ध्यान रखनी है वो क्या, साइज। फर्स्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बेसिक कैरेक्टर को रिलेट करूं अगर, तो बेसिक कैरेक्टर के साथ इसका रिलेशन कैसा आ जाएगा, इनवर्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ये एसिडिक के साथ, तो बेसिक के साथ इसका नेचर कैसा आएगा, इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी साइज के साथ, तो एक बात आप याद रखेंगे कि साइज, अगर आपके पास एटम का स्मॉल है, स्मॉल साइज मीन्स एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड मोर, एसिडिक नेचर मोर, स्मॉल साइज ऑफ एटम, तो उसका जो ऑक्साइड होगा उस एटम का, उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। जितना कम साइज उस मेटल के, उस एलिमेंट के ऑक्साइड का एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। और एक बात ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, एसिडिक नेचर। ये दो बातें याद रखना। इन दोनों से आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का अगर कोई सवाल आता है ना ऑक्साइड का, तो डेफिनेटली आप इन चीजों को कर पाएंगे।
और मोनोऑक्साइड के बारे में आप एक बात याद रखना कि SCO स्कैंडियम ऑक्साइड ये मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है। तो अब इस बात का जवाब हम लेते हैं। देखो ये जो चार आपके पास एलिमेंट के मोनोऑक्साइड दे रखे हैं, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ये चारों जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करते हैं। किसको? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक, अब इसमें आपको बताना क्या था? बेसिक करैक्टर। क्या बताना था? बेसिक करैक्टर, मतलब बेसिक नेचर बताना है कि किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो दो चीजें हैं जिनसे हम बता सकते हैं, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर साइज। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं सभी की देखूंगा, इन सब की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी कितनी दिखेगी मुझे? +2। सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से तो हम नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ रोल किसका आएगा? साइज का। तो साइज अगर हम देखें तो साइज देखो, अगर आप बात करेंगे तो किसका छोटा साइज है? हम एक चीज जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जब हम साइज जाएंगे, छोटा साइज, अभी हमने बात की थी एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा, ठीक है, मतलब शुरुआत में जो है उसका साइज बड़ा है तो उसका एसिडिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे इधर आएंगे साइज घटेगा, बेसिक नेचर भी घटेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। बात आई समझ में? तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इन चारों में, तो सबसे छोटा साइज मुझे देखना है, उस साइज से मैं यहाँ पर बेसिक करैक्टर बताता हूँ। तो साइज सबसे कम टाइटेनियम का, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, और उसके बाद किसका आता है? आयरन। ये साइज का ऑर्डर है। टाइटेनियम का साइज कम, फिर वेनेडियम का होता है बड़ा थोड़ा सा, फिर क्रोमियम का थोड़ा और बड़ा, और आयरन का उनसे। ठीक है, तो इस हिसाब से साइज का ये ट्रेंड रहता है। तो यही ट्रेंड मुझे देखना है यहाँ पर। तो आप ऑप्शन 4 में अगर देखेंगे तो टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और आयरन है, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट चॉइस। यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड बिग साइज, मोर बेसिक, लेस एसिडिक। FeO बिग साइज, सॉरी स्मॉल साइज, मोर एसिडिक, लेस बेसिक। ओके, तो आपका जो अगर पूछे इसमें बेसिक करैक्टर का ट्रेंड राइट, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? डी। ये जो क्वेश्चन है आपका CBSE मेडिकल 2003 के अंदर आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कलरलेस स्पीसीज इज, ये 4 ऑप्शन आपके पास है और इन चारों में से आपको बताना है कि विच इज ए कलरलेस स्पीसीज। इन चारों में से कौन सा कलरलेस स्पीसीज है? तो अगर मुझे ये बताना है कि कौन सी स्पीसीज कलरलेस है, तो कैसे हम बता पाएंगे? तो देखो, अगर डी ब्लॉक के किसी कंपाउंड का कलर हमें बताना है तो दो चीजों से बता पाते हैं हम। पहली तो उसमें हम क्या देखते हैं कि डी ट्रांजिशन है कि नहीं है। डी ट्रांजिशन है कि नहीं। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक, तो हम बोलेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा? आपका कलर्ड होगा। और दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो डी ब्लॉक है उसके अंदर 0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर है, 0 या D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर है, तो इस केस में कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगी, नो डी ट्रांजिशन। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये D0 या D10, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट D0 D10। तो डी ट्रांजिशन अगर नहीं है तो सब्सटेंस जो है आपका वो कैसा रहने वाला है? कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चारों में यही देखना है कि किस में डी ट्रांजिशन नहीं होगी, क्योंकि जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगी ना वही कैसा होगा? कलरलेस होगा। ठीक है, जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं है वही कलरलेस। तो ये 4 ऑप्शन में से मुझे वही पॉइंट पिक आउट करना है जिसके अंदर क्या ना हो? डी ट्रांजिशन ना हो। उसके लिए मैं सभी की क्या देखूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूँ वेनेडियम की, तो कितनी आएगी? प्लस की 3 आएगी। अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूँ वेनेडियम की, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी वेनेडियम की वो कितनी मिलेगी? 8, और ये
2 10, सल्फर की 6, प्लस की 4, प्लस की 4। और अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूँ वेनेडियम की +5, और अगर इसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा वेनेडियम की, वाटर न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, सल्फेट में -2 चार्ज है, तो यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो ये हो गई इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 +4 +5 +2। ये अलग अलग क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की, क्योंकि वेनेडियम ही इन सब में सेंट्रल एटम है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट से हम ये पता कर लेंगे कि भाई किसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो देखो वेनेडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23, 23 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम। तो अब इसका 23 एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो क्या आती है? आर्गन, उसके बाद क्या आती है? 4s2, उसके बाद 3d3। तो आर्गन 18 2 20 और 3 23। ठीक है, अलग अलग में देखो, पहले वाले में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। +3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे हैं वेनेडियम में? 3 छोड़े तो 2 इसमें से जाएंगे और 1 इसमें जाएगा डी में से। मतलब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो था आपका, उसमें आपके पास डी में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3d2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डी ट्रांजिशन हो सकती है। अगर डी ट्रांजिशन होगी मतलब कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो इस केस में +4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो एस से गए और 2 इलेक्ट्रॉन किससे चले गए? डी से। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ कितना बचा होगा? +4 में 3d1 ये भी डी ट्रांजिशन शो कर सकता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन के लिए बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेनेडियम +5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो किससे गए? एस से, और 3 किससे चले गए? डी से। मतलब अभी यहाँ 3d में कितने रह गए? 0। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगी? 3d0 का मतलब क्या है कि अभी इसमें क्या नहीं होगी? डी ट्रांजिशन, क्योंकि यही तो बताया था कि D0 D10 में क्या नहीं होती? डी ट्रांजिशन नहीं होती। मतलब ये कैसे है? कलरलेस। तो इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगी। डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलरलेस कौन सा होगा? सी हो गया। ओके, तो सी इज द राइट चॉइस। हम डी को भी चेक करते हैं। डी में देखो क्या है? वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किससे गए? 4 से गए। तो अपने पास यहाँ क्या बच जाता है? 3d3। मतलब इसमें डी ट्रांजिशन मुमकिन है, इसमें भी मुमकिन है, इसमें भी मुमकिन है। सिर्फ एक ऑप्शन जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती थी वो थी ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की, जिसमें 3d कॉन्फ़िगरेशन 0 हो गई। बात आई समझ में? नेक्स्ट मूव करते हैं एक और अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अपन ने क्या लिया हुआ है? आपसे पूछा है कि अमोंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन the one where all metal ion have 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या कहा है कि ये आपके पास कुछ ट्रांजिशन मेटल की सीरीज है विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, और आपसे पूछा है कि किन सभी मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है? 3d2। ये आपको बतानी है। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और CBSE PMT 2004 में आया हुआ है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है और खूब इजीली हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही कर सकते हैं। देखो अगर हम बात करें तो सभी में जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3d2 होनी चाहिए। 3d2 क्लियर? तो 3d2 टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई 22। ये याद रहने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 30 तक तो आप याद करें, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, टाइटेनियम 22 हो गया, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24 और मैंगनीज जो हो गया वो हो गया 25। इन सभी के एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आएगी? आर्गन, सभी में आर्गन ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 4s2 सभी में,
एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, क्रोमियम को छोड़ करके, क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, एक्सेप्शनल क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 3d10 विच इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ 4s2 4s2 4s1 4s2। नेक्स्ट यहाँ अगर बात करें 18 और 2 20, 20 और 2 22, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 18 और 1 19, 19 और 5 24, 18 है, 18 और 2 20, 20 और 5 25। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इन सभी में इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमें लास्ट तक रखनी है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस की 3, क्योंकि सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी होनी चाहिए 3d2, वही वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखनी है। तो सभी के जब हम 3d2 करेंगे, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए टाइटेनियम की। यहाँ से 2 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो आपके पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई प्लस की 3। यहाँ से 1 और 2 यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई प्लस की 3। और यहाँ भी अगर मैं देखूंगा तो 2 1 यहाँ से जाएगा प्लस की 3। एक मिनट, D2 करना है ना, D2 करना है तो भाई यहाँ कितने जाएंगे 1 और यहाँ कितने जाएंगे भाई 3 जाएंगे, 3 जाएं तो 3 और 1 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इसका 2 और 3 5, यहाँ कितनी आएगी प्लस की 5, 2 3 4 5। और वैसे भी 3d2 करना था, ये तो हो गया एक अच्छा तरीका बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक दूसरा तरीका ये भी है 3d2 रखनी थी सभी की कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर देखो एक एक संख्या बढ़ता चला जा रहा है, एटॉमिक संख्या एक एक बढ़ती चली जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक इलेक्ट्रॉन ये देंगे एक्स्ट्रा, जिससे कि ये किस स्टेट को अचीव कर सके 3d2 कॉन्फ़िगरेशन वाले स्टेट को अचीव कर सके। तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे। तो टाइटेनियम ने 2 छोड़े थे, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो वेनेडियम की हो गई 3+, क्रोमियम की 4+ और मैंगनीज की 5+। तो अब आप देख लो कि भाई टाइटेनियम 2+ किस में है, तो टाइटेनियम 2+ आपको दिख रहा है और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है टाइटेनियम 2+ जो कि डी है। वेनेडियम 3+, क्रोमियम 4+ और मैंगनीज 5+, मतलब आपका जो ऑप्शन है वो डी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को जानते हैं या अपने खुद का कॉन्सेप्ट लगा करके कर सकते हैं, तो बेशक आप वीडियो को आगे क्या कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ सीखना है, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छा कंटेंट और एक ऑथेंटिक कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएं, नो डाउट। तो नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है भाई आपसे, इसमें बोला गया है कि which of the following pair of ions, which of the following pair of ions the lower oxidation state in aqueous solution is more stable than the other। 4 आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अलग अलग पेयर दे रखा है आपको। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कौन सी की पेयर की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल रहेगी किसी दूसरे से। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका एम्स 2005 के अंदर आया हुआ है। तो देखो इस केस में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है आपसे ये, ठीक है, कि किस सॉल्यूशन किस पेयर का ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगा सॉल्यूशन में। तो क्रोमियम जो है, यहाँ से शुरू करेंगे टाइटेनियम प्लस और 3+। तो टाइटेनियम जो है जनरली वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, साथ साथ समवेयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, नो डाउट। ओके, कॉपर +1 और +2 दोनों शो करता है, नो डाउट। क्रोमियम +2 +3 स्टेट शो करता है, इसके साथ साथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और क्रोमियम की +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल है।
और वैनेडियम +1, 2+, 4+ और 5+ तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में वो स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है जो आसानी से वाटर के अंदर डिजोल्व हो और हाइड्रेशन एनर्जी वहाँ से ज़्यादा रिलीज या लाइब्रेट हो। और ऐसा हम किस में ऑब्जर्व कर पाएंगे? टाइटेनियम प्लस और टाइटेनियम 3+ के केस में ऑब्जर्व कर पाएंगे। स्मॉल साइज है इनका, स्मॉल साइज है टाइटेनियम प्लस, टाइटेनियम 3+ में आसानी से अच्छी हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी और इजीली ये क्या होंगे? डिजोल्व होंगे इनके एक्वस सॉल्यूशन में कंपेयर्ड टू द क्रोमियम, वैनेडियम एंड कॉपर। तो ऑप्शन ए आपका जो है टाइटेनियम प्लस और टाइटेनियम 3+, ये आपका सुटेबल आंसर होगा इस केस में। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलर्ड। आपसे पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर होगा। देखो कंपाउंड के कलर होने के लिए अभी मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए? डी ट्रांजिशन होनी चाहिए। डी ट्रांजिशन अगर किसी कंपाउंड में है वो कंपाउंड आपका कैसा होगा? कलर्ड होगा। अगर डी ट्रांजिशन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा आपका? कलरलेस। ये बातें बताई थी। डी ट्रांजिशन किस केस में नहीं होंगी? जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D0 हो या फिर D10 हो जाए किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वहाँ डी ट्रांजिशन मुमकिन नहीं हो पाती, सब्सटेंस रिमेन्स कलरलेस। लेकिन अगर कहीं पर डी ट्रांजिशन अवेलेबल है, हो रही है किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो सब्सटेंस आपका कैसा रहने वाला है? डेफिनेटली कलर रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि विच इज कलर्ड, तो आओ चेक करते हैं कि कौन सा कलर्ड है। हमें तो क्या चेक करनी है कि भाई डी ट्रांजिशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है तो कलर्ड हो जाएगा, नहीं है तो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो चेक करो, टाइटेनियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +2 है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो भाई टाइटेनियम, ये कोबाल्ट और ये आयरन, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, आयरन का 26 और कोबाल्ट का 27। सभी को देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो कॉन्फ़िगरेशन 3D2 हो जाएगी +2 में, +3 है ना, +3 है तो 3D1, ये +2 थी और ये +3 थी, तो +3 में आयरन का कितना हो जाएगा? 3D5 और कोबाल्ट +2 में कितना होगा भाई? आर्गन के साथ 3D7। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इन सभी में अनपेयर्ड है और इलेक्ट्रॉन्स भी है डी ट्रांजिशन अवेलेबल करने के लिए, क्योंकि D0 और D10 नहीं होनी चाहिए, बाकी होनी चाहिए। ये D1, ये D7, ये D5, मतलब ये सभी क्या शो कर सकते हैं? डी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। अगर डी ट्रांजिशन होगी सब्सटेंस कलर्ड होगा, मतलब ये सारे कैसे होंगे? कलर्ड होंगे, सारे कलर्ड होंगे। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा? डी, विच इज ऑल ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है आपका एम्स 2008 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन हमने किए कुछ आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस डी ब्लॉक के हम डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। देखो चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है MnO4 2 नेगेटिव 1 मोल इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट टू, आपके पास 4 ऑप्शन है, 2/3 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव एंड 1/3 मोल ऑफ MnO2। नेक्स्ट है 1/3 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव एंड 2/3 मोल ऑफ MnO2, 1/3 मोल ऑफ Mn2O7 एंड 1/3 मोल ऑफ MnO2, और लास्ट ऑप्शन है 2/3 मोल ऑफ Mn2O7 एंड 1/3 मोल ऑफ MnO। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आया हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि किस ईयर में और कौन से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में इसका भी पता लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो पहले। MnO4 2 नेगेटिव 1 मोल इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट टू, इस वर्ड को पकड़ो,
डिसप्रपोर्शनेट टू। तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने जो चीज ली हुई है ना MnO4 2 नेगेटिव, क्या है ये? पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम मैग्नेट, दैट इज पोटेशियम मैग्नेट। ओके, पोटेशियम मैग्नेट है। K2MnO4 से आया है ये। K2MnO4 से जब हम 2 पोटेशियम हटा देते हैं ना, ठीक है, ये था दैट इज पोटेशियम मैग्नेट। 2 पोटेशियम गए, ये बन गया MnO4 2 नेगेटिव। इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन। क्या? मैग्नेट आयन। ये जो मैग्नेट आयन जब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो? रिडक्शन हो। उस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है ना, इन एसिडिक मीडियम, तो ये हमें क्या देता है? न्यूट्रल एक्वस मीडियम है वहां पर फिलहाल आपके पास, ठीक है। तो इसका जब आपके पास होगा आपका ये डिस्प्रपोर्शनेशन, तो क्या बनता है? MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2, ये बनता है। मतलब आपके पास 2 चीजें बनेगी इसके डिस्प्रपोर्शनेशन पे, परमैंगनेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड। डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, ये भी हम पहचान सकते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या कहा था मैंने? एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन और उसी का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखो, चीजें बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी। हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर, बल्कि उस क्वेश्चन की डिटेल भी आपको देने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ और कुछ अगर आएगा तो उसको भी हम इन्वॉल्व करके उसको भी आपको कोशिश करेंगे समझाने की। ओके, सिर्फ ऑप्शन नहीं लेने, हमें चीज़ों को भी समझना है। इस वर्ड का मतलब बता रहा हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन का। देखो यहाँ अगर मैं इस मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो कितनी आएगी? 8 ऑक्सीजन की, 8 में से 2 गए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? प्लस की 6। यहाँ जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7, और अगर मैं यहाँ देखूंगा मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4। तो अब आप देखो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से गई है +7, और +6 से ही किस में गई है? +4 में। ठीक है, +6 से गई है +4 में, और +6 से ही गया है +7 में। तो यहाँ पर एक ही सब्सटेंस है, उसका रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी। कहाँ रिडक्शन हुआ है बताइए? कहाँ रिडक्शन हुआ है इन दोनों में से? यहाँ MnO4 नेगेटिव में आने पर या फिर MnO2 प्लस में? किसमें रिडक्शन हुआ है? तो देखो एक चीज हम जानते हैं, लॉस ऑफ आयन और गेन ऑफ आयन की टर्म में ये बात डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। देखो लॉस ऑफ आयन होता है एक होता है गेन ऑफ आयन। यहां से आप इस बात का जवाब आप दे पाएंगे। ठीक, ये मैं लेता हूं 0। लॉस ऑफ आयन मतलब -1, -2, -3। गेन ऑफ आयन मतलब +1, +2, +3। ऐसे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये तो क्या कहलाता है? लॉस ऑफ आयन। और जब हम माइनस से या 0 से जाते हैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, तो ये क्या कहलाता है भैया? आपका गेन ऑफ आयन। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब आप देखो जो लॉस ऑफ आयन है ये तो क्या कहलाता है? रिडक्शन। लॉस ऑफ आयन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। गेन ऑफ आयन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ आयन क्या कहलाएगा भाई? रिडक्शन। एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। लॉस ऑफ आयन तो क्या कहलाता है? रिडक्शन। गेन ऑफ आयन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो MnO4 तो नेगेटिव है, +6 से किस में गया? +7 में। +6 से गया +7, तो क्या हो गया? गेन ऑफ आयन। गेन ऑफ आयन मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर? यही MnO4 2 नेगेटिव +6 से किस में गया? +4 में। +4 से +6, +6 से +4 नीचे आया है। नीचे मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ आयन। लॉस ऑफ आयन मतलब क्या? रिडक्शन। बात आई समझ में? तो इसका तो क्या हुआ था? रिडक्शन। और इसका क्या हो गया?
ऑक्सीडेशन। एक ऐसी ही रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज का रिएक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उसको ही अपन क्या कह देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये वर्ड अभी क्लियर किया। अब इस ऑप्शन का आंसर भी लेते हैं कि भाई आंसर क्या है इसका, उसको भी हम देखते हैं। देखो इसी रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं मैं नीचे, MnO4 2 नेगेटिव, दैट गिव्स MnO4 नेगेटिव प्लस क्या MnO2। ये जो प्रोसेस है आपका H प्लस की प्रेजेंस में होगा, वाटर से आएगा ये H प्लस। ठीक है, ये रिएक्शन है। जब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो उस बैलेंसिंग में हम क्या पाते हैं कि 3 मोल ऑफ मैग्नेट आयन जब डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं 2 मोल पर मैग्नेट बनता है और 1 मोल क्या बनता है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, प्लस 4 मोल आपके पास क्या बाहर निकल जाता है भाई, वाटर। यहाँ 2 मोल वाटर, सॉरी 2 मोल वाटर निकल जाता है, 4H प्लस यहाँ लगा। ठीक है, अब सामने वाले ने क्या कहा था कि MnO4 2 नेगेटिव जो है ना मेरे पास, वो देखो ऊपर लिखा, वो 3 मोल नहीं है, वो कितना है, 1 मोल है। अगर ये 3 मोल से 2 मोल बन रहा था और ये 1 मोल, तो 1 मोल से ये कितना बनेगा, 2/3, और ये कितना बनेगा, 1/3। यही तो पूछा था आपसे, और क्या पूछा था, सवाल इतना सा ही था बस कि आपके पास ये 1 मोल है तो ये MnO4 नेगेटिव और MnO2 कितना बनेगा। तो 3 मोल होता है तो ये 2 मोल बनता है, ये 1 मोल बनता है, ये इसको बैलेंस करने पे आता है। 1 मोल से कितना बनेगा, 2/3, ये कितना बनेगा, 1/3। तो इसको देखो, ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है आपको 2/3 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, ये रहा, और 1/3 मोल ऑफ MnO2, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही आपकी क्या हो जाएगी, राइट चॉइस हो जाएगी। 2/3 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव एंड 1/3 मोल ऑफ MnO2 विल बी द राइट आंसर। कहाँ से निकाला हमने, जस्ट इक्वेशन को बैलेंस किया और स्टिक्योमेट्री के बिहाफ पर, इसके बिहाफ पर, स्टिक्योमेट्री के बिहाफ पर हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है आपके पास। इट वाज फाउंड दैट ए सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, क्या लिया हुआ है हमने उसमें, KMnO4 लिया हुआ है, इज रिड्यूस्ड टू MnSO4। इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया किसमें, MnSO4 में। भाई KMnO4 से किसमें रिड्यूस हो गया, ये MnSO4 में। इफ द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1m, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी थी, 1m। तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मोलरिटी क्या है। तो हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कहीं, मैंने आपको बताया था, ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वाले लेसन में हमने ये पूरी मोलरिटी का पूरा एक लेक्चर दिया था, और उसमें हमने एक रिलेशन देखा था मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का। और वो रिलेशन क्या था आपके पास, रिलेशन क्या है आपके पास कि भाई नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर इज इक्वल टू क्या, मोलरिटी। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था, मोलरिटी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ क्या, क्या थी आपके पास, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर, नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मोलरिटी, n टाइम्स ऑफ। ये रिलेशन था मोलरिटी का नॉर्मेलिटी के साथ, हमने देखा। यहाँ n फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, कई चीजें हैं,
जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, या फिर ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ मैं इसको खाली, ठीक है। तो कई चीज़ें ये एन फैक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ इसको सोल्व करना बिल्कुल इजी है। नॉर्मलिटी दे रखी, एम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाला। जस्ट हमें क्या डिटरमाइन करना है, वैल्यू ऑफ एन, जो हम यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस की 7, और यहाँ कितनी है, प्लस की 2। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 का। कितने का डिफरेंस है, 5 का। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चेंज हुए हैं, कितने हुए हैं, 5 का चेंज है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो गई 5। तो अब हम यहाँ से मोलरिटी बता देंगे। तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मलिटी थी 1, यहाँ कितनी आ गया ये, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.2। तो आप इन ऑप्शन में देखो 0.2 किसके साथ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका, ये 0.2 के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हुई, तो इसको भी देखो। ये है द बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन आर। आपसे कह रहे हैं कि डाइक्रोमेट आयन है, उसमें किस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ डाइक्रोमेट आयन की बात हो रही है। डाइक्रोमेट आयन मतलब कौन सा आयन, Cr2O7 292, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन जो कि पोटासियम या सोडियम डाइक्रोमेट से हमारे पास आया होगा, ठीक है। मे बी फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट और मे बी फ्रॉम पोटासियम डाइक्रोमेट है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 292। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CrO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 और ये ऐसा है। यहाँ जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल इस डाइक्रोमेट आयन का। अब अगर इस स्ट्रक्चर में मैं ध्यान से देखूं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो 3 बॉन्ड हैं, 1 2 3, और इधर वाले जो 3 बॉन्ड है, ये 2 1 2 3, इनकी बॉन्ड लेंथ और इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पर भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस होने से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6, ये वाले 3 और ये वाले 3, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है भाई, सेम। लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये वाली CrOCr, ये वाली बॉन्ड लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ अलग है। दिस बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट, दिस बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पाता, जबकि यहाँ रेजोनेंस की वजह से ये 3 और ये 3 बॉन्ड लेंथ सेम है। यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग है। तो आप, ये तो हो गया स्ट्रक्चर पोटेशियम डाइक्रोमेट का या सोडियम डाइक्रोमेट का, क्रोमेट आयन का। अब आपसे पूछा था, ऑप्शन 4 दे रखे हैं कि बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन आर और इक्विवेलेंट CrO बॉन्ड और नहीं। कितने इक्विवेलेंट बॉन्ड है, 3 + 3 कितने, 6। तो देखो नेक्स्ट कह रहा है 6 इक्विवेलेंट बॉन्ड ऑफ क्रोमियम ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था ही नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एंड 1 क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड। ये आगे वाला पार्ट तो सही है, पीछे वाला क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड या तो है नहीं, क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम। नेक्स्ट ऑप्शन है 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, बिल्कुल है, 3 + 3 6, एंड 1 क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड और 1 क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपके पास, वो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, डी ऑप्शन इज योर राइट चॉइस।
जिसमें 6 तो इक्विवेलेंट बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड हो गया किसके साथ, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ सिंगल। इसकी बॉन्ड लेंथ अलग है, इन तीनों की बॉन्ड लेंथ अलग है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस डी ब्लॉक के ही हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो हमारा जो लेक्चर आएगा उसके अंदर। तब तक ये जो करवाए हैं इनको आप देखें, और अगर कोई दिक्कत आती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका 100% रिजोल्यूशन आपको दिया जाएगा, नो डाउट। ये एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि लगभग 14,000 क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक से और फिजिकल से, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। वो सारे हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतने डिस्कस करने के साथ साथ कुछ थ्योरी क्लासेस भी हम लगातार अपडेट करते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे से लगे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।